हेलो एवरीवन। आज हमारा एंजाइम्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे एंजाइम एक्शन एंड मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है। और ये कोलिजन क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए एंड फोर्सफुल होना चाहिए उस रिएक्शन को करने के लिए। लेकिन ये जो प्रिसाइज कोलिजन है, कभी कभी जो कोलिजन है ये फेल हो जाता है। ये कोलिजन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि म्यूचुअल रिपल्शन दिखाते हैं। तो जब रिपल्शन दिखाएंगे तो जो आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टकरा नहीं पाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है, हम बायोलॉजी के हिसाब से पढ़े हैं, ठीक है। जो रिएक्टेंट है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो सबस्ट्रेट है, उनमें क्या होती है, रिएक्टिव साइट्स होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें रिएक्टिव साइट्स क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसकी वजह से भी ये प्रिसाइज कोलिजन जो चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए वो नहीं हो पाता है। तो आपको एक बाहर से एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी इनपुट चाहिए टू इनिशिएट अ chemical reaction or a biochemical reaction. That extra energy input is known as activation energy. ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है कि पूरे के पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो रिएक्टेंट्स के बीच में जो कोलिजन है उसका वो फोर्सफुल होगा, जल्दी होगा, इनफैक्ट प्रिसाइज भी होगा। अब जनरली ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये इसका जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी या ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, ये हाई होती है जनरली एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो सेल में बहुत सारे रिएक्शंस एक ही बार में चलते रहती हैं, ठीक है। तो अब हर रिएक्शन के लिए अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यानी इन टोटल क्या हो जाएगा कि एट द एंड जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पूरे जो सेल है उसको चाहिए होगी वो बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगी, करेक्ट। तो अब यहाँ पर एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, इसके अमाउंट को या जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसको कम कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सुक्रोज है, इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए आपको 32,000 कैलोरी पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर हम सुक्रेज एंजाइम या इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो यही एक्टिवेशन एनर्जी आपको सिर्फ 9,000 कैलोरी पर मोल चाहिए होती है। तो एंजाइम्स जो एंजाइम्स है सुक्रेज और इनवर्टेज, इन्होंने क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, ठीक है। अब हम देखते हैं एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम किस तरीके से अपना काम करता है। तो ये पढ़ने के लिए हम दो थ्योरीज पढ़ेंगे। एक है लॉक एंड की थ्योरी, ठीक है। एक है लॉक एंड की थ्योरी जिससे हम देखेंगे कि मोड ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है। और दूसरी थ्योरी का नाम है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। दोनों ही थ्योरी में जो हम एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट हमने समझी थी वो ही चीज़ें हैं। लॉक एंड की थ्योरी एमिल फिशर ने दी थी बहुत पहले दी थी 1894 में, जबकि जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है वो डैनियल
ई कोशलैंड ने दी थी और 1959 में दी थी। ठीक है, तो लॉक-इन की थ्योरी क्या है? लॉक-इन थ्योरी कहती है कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है उनके उन दोनों में ही स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, यानी एंजाइम्स और जो सबस्ट्रेट है दोनों के पास ही स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप क्या है कि एंजाइम्स में तो एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट है उसमें रिएक्टिव साइट है, ये स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, अब जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक लॉक की तरह काम करती है और जो रिएक्टिव साइट्स है वो की तरह काम करते हैं। ठीक है, चाबी की तरह काम करते हैं। तो जैसे एक लॉक जो है वो उस पर एक ही की एक्ट कर सकती है, तो वैसे ही स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम से ही जो है एक्ट करता है या हो पाता है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम डायग्राम से देखें, ये एंजाइम है। ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट मैंने बताया था कि किसी भी एंजाइम में ज़्यादा एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए इसको एंजाइम को ऐसे दिखा देते हैं, ये आपका हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आपको एंजाइम जो है इसी तरीके से मैंने बताया था कि एंजाइम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको ऐसे ही मिल जाएगा और ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में चेंज हो गए। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम से फिट हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और एट द एंड आपको एंजाइम मिला और प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट थे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थोड़ी देर में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा और फिर आपको मिलेगा एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये दोनों बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक की किसी स्पेसिफिक लॉक से ही ऑपरेट होती है। ये जो स्पेसिफिसिटी है इसी को हम कह सकते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस आप देख रहे हो कि जो एंजाइम है उसकी ना तो फिजियोलॉजी चेंज हुई और ना ही उसकी कंपोजिशन चेंज हुई। ठीक है, वो ऑल्टर नहीं हुई और एक ही एंजाइम, अगेन ये एंजाइम फ्री हो गया है तो दोबारा से ये एंजाइम क्या कर सकता है, दूसरे रिएक्शन में इसी टाइप की दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें ये सबस्ट्रेट और प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको एंजाइम ऐसा मिल रहा है तो यानी एक ही एंजाइम बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स जो हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जो एंजाइम से रिएक्शंस कैटालाइज होती हैं, जो एंजाइम रिएक्शंस को एंजाइम कैटालाइज करते हैं वो फास्टर होती है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और रिएक्टेंट को बहुत जल्दी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं। और इसका जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि आरबीसी में जब आपने ये पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपने देखा होगा ये रिएक्शन होती है आरबीसी में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और आपको मिलता है H2CO3। अब आप देखते हो कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये क्या कर सकता है ना, 1 मिनट में ये 36 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रेट कर सकता है। इतनी फास्ट जो है एंजाइम एक्शन करते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है कि जहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो 1 मिनट में 36 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हाइड्रेट कर सकता है। और अगर ये ना हो तो रिएक्शन कितनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जब रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है सेल में उसको क्या करेगी, डिले कर देगी। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेस्पिरेशन के हिसाब से। तो एज सच जो लिविंग सेल है या लिविंग वर्ड है तो वो इतना धीरे काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स की बहुत 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 क्या है इम्पोर्टेंस है। ये तो एक रिएक्शन थी, जैसे अगर हम पेप्सिन को ही ले लें या दूसरे एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ले लें, अगर वो वहाँ प्रेजेंट ना हो तो आपका खाना कितने देर में डाइजेस्ट होगा और कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी ये थी लॉकेट की थ्योरी। अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या है, ये भी वही चीज़ है कि इसमें भी रिएक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है, ये मैंने अंदर से दिखा रखा है एंजाइम के कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ये साइट्स, इसमें जो साइट्स हैं, और जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो ये हमने सबस्ट्रेट में दिखा रखी है, वो स्मॉल से दिखा रखी है, ठीक है। ये है कैटालिटिक रीजन, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो कि डैनियल ई कोशलैंड ने दी थी 1959 में, इनके अकॉर्डिंग एंजाइम्स में एक्टिव साइट होती हैं, ऑफ कोर्स पहले से हमें पता है। अभी जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट हैं इसमें भी 2 रीजन्स होते हैं। एक है बट्रेसिंग रीजन एक्टिव साइट में, एंजाइम की एक्टिव साइट में 2 रीजन है, एक है बट्रेसिंग रीजन और एक है कैटालिटिक रीजन। अब इनके क्या काम है, तो बट्रेसिंग रीजन तो सबस्ट्रेट को अपनी पोजीशन पे होल्ड करता है, यानी सबस्ट्रेट को पकड़ता है। और कैटालिटिक रीजन क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट में बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको वीक करता है बाय न्यूट्रोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक फोर्सेस, ठीक है। तो ये काम क्या कर रहा है कैटालिटिक रीजन, उसके बॉन्ड सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को वीक या उनको तोड़ने का काम कर रहा है, और बट्रेसिंग रीजन क्या कर रहा है, ये सबस्ट्रेट को पकड़े रखता है। ये दोनों ही रीजन एक्टिव साइट में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम की। अब क्या कहता है ये थ्योरी ये कहती है कि जब सबस्ट्रेट एक्टिव रीजन में जाता है तो जो
बटरेसिंग रीजन होता है एंजाइम जो एक्टिव साइट में प्रेजेंट होता है, बटरेसिंग रीजन वो सबस्ट्रेट को पकड़ता है। ठीक है, जब वो सबस्ट्रेट को पकड़ता है तो एंजाइम की जो कन्फर्मेशन है, उसकी जो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, उसकी कन्फर्मेशन है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो देखिए पहले ये एक्सपेंडेड था, सबस्ट्रेट के आने से थोड़ा सा मैंने इसको अंदर को बना दिया। ठीक है, तो जब इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है तो क्या होता है कि जो ये कैटालिटिक साइट अभी बटरेसिंग रीजन से बाहर है, ये क्या करती है, ये इस तरीके से इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है एंजाइम में कि जो ये कैटालिटिक साइट है वो सबस्ट्रेट के ठीक अपोजिट आ जाती है, ताकि वो उसमें जो बॉन्ड्स हैं उनको वीक कर सके। तो जब उसके बॉन्ड को वीक कर देती है तो ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट अपने प्रोडक्ट्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। तो ये थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये थ्योरीज के बेसिस पे हमने मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।